हेलो। नमस्कार साथियों। अ, दोस्तों, जो अभी जो वॉर चल रहा है, वॉर शुरू हो चुका है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में। उससे काफ़ी सिचुएशन पूरे ग्लोबली अफेक्ट्स हो रही हैं और उसका भारत के ऊपर भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था से लेके जो तमाम जो बाकी सोशो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसमें भी क्या फ़र्क आ सकता है। आप देखिए कि अभी एक वॉर स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। जिस तरह की वहाँ पे हमास ने 5,000 रॉकेट से अटैक किया इज़राइल के अंदर और 1,000 के करीब लोग मर गए हैं, उसमें 2,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं और 100 से ज़्यादा लोगों को कैप्टिव कर लिया है, वहाँ पे कैदी बना लिया है, बंधक बना लिया है उन्होंने, हमास ने। तो ये जो एक एक इस तरह के आउटफिट्स के द्वारा, जिसको कि ग्लोबली भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ और बहुत सारे देश उसको एक आतंकवादी संगठन भी बोलते हैं हमास को, और हिजबुल्लाह जो है ये उनके द्वारा इतना लार्ज स्केल के ऊपर एक बार में इस तरह से अटैक करना, ये अपने आप में बहुत ही मैसिव चीज़ है, एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और इतना बड़ा अटैक करना, 5,000 रॉकेट्स के साथ में किसी कंट्री के ऊपर अटैक करना, इतनी लार्ज कैजुअलिटी के साथ में, इतना कितनी बिल्डिंग्स, बहुत नुकसान हुआ है इज़राइल के अंदर भी। इज़राइल ने भी फिर पलट मारा है, उनके भी 500 के करीब लोग मर गए और उससे ज़्यादा भी मर गए होंगे अब तक। तो लगातार जैसी भी न्यूज़ आ रही है वहाँ से। लेकिन मेन इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि इंडिया के अंदर उसको कैसे देखते हैं तमाम ग्रुप्स वगैरह जो भी यहाँ पे हैं, और पॉलिटिकल और सोशल और सोशो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, अलग अलग एक्टिविस्ट हैं, वो कैसे देखते हैं इसको, तमाम चीज़ों को। अभी देखते हैं कि अभी रिसेंटली अभी वहाँ पे ये वॉर हुआ, और दूसरी तरफ जो स्टांस है तमाम कंट्रीज़ का, उसके अंदर जो अमेरिका और अलाइज जो उसकी जो नाटो कंट्रीज़ हैं स्पेशली, उन लोगों ने तो इज़राइल को सपोर्ट करा है। और उसमें जर्मनी हो, फ्रांस हो, या दूसरे अमेरिका है, यूके है, सब ने इज़राइल को ही सपोर्ट किया है। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल पे जाते हैं कि दूसरी साइड के ऊपर, जैसे कुछ कंट्रीज़ ने न्यूट्रल भी स्टांस दिया है, जैसे इजिप्ट हो गया, या कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला है कि शांति बनाए रखिए आप। और रशिया ने भी यही बोला है कि आप शांति बनाए, दोनों के दोनों डायलॉग से बात करें और लड़ाई आगे ना बढ़े, इसको वार के अंदर कन्वर्ट ना करें, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, इसको शांति बनाए रखें। रशिया से भी यही आया है। और इसी तरह से कई कंट्रीज़ ने उसको किसी भी ग्रुप को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करी, या इज़राइल और फ़िलिस्तीनी हो, या फिर दूसरे जो हमास और हिजबुल्लाह वगैरह जो दूसरे जो आउटफिट्स हैं, वो किसी को भी सपोर्ट करने की बजाय वो कह रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए और वो पूरे विश्व में शांति का प्रयास जारी रहना चाहिए। तो लेकिन एक जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात ये हो गई है, जहाँ तक ईरान है, ईरान ने तो ओपन फ़िलिस्तीन का साथ दिया, और दूसरे काफ़ी सारी कंट्रीज़ है, और मुस्लिम कंट्रीज स्पेशली, अगर इस्लामिक ग्रुप की बात करते हैं, ग्लोबल इस्लामिक ग्रुप की बात करते हैं, उनका पूरा का पूरा ग्रुप है, वो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट फ़िलिस्तीन इंस्टेड ऑफ they will support फ़िलिस्तीन। इज़राइल को सपोर्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली वो। तो इसके साथ ही एक और जो एक थ्योरी कैलकुलेशन एक चल रही है, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये कुछ वॉर नहीं है। कुछ मेरे जो जानकार हैं यूरोप से, वो कहते हैं कि ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया वॉर से गियर शिफ्ट करने की एक वो है, एक ट्रिक कह सकते हो, स्ट्रेटेजी कह सकते हो, क्योंकि वो यूक्रेन की मदद करते करते थक चुके हैं, वो फाइनेंशियली ब्रोक हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है। नंबर 1 पे यूके के अंदर इन्फ्लेशन बहुत आई है, ग्लोबली नंबर 1 चल रहा है यूके, और अमेरिका का भी बहुत बुरा हाल है, जर्मनी का बहुत बुरा हाल है, बहुत रेट्स वगैरह, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पे। और इसी तरह तमाम जो नाटो कंट्रीज़ है, बिकॉज दे कंटिन्यूसली being part of the Ukraine Russia directly or indirectly they've been participating in this war. So वो जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा था, उसके अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर ही रहे थे ना, वो आर्म्स दे के या लोन दे के या पैसे दे के या किसी भी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली और थ्रू द अदर वेज एक्चुअली। तो वो उसको सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को, तो उसमें उनका काफ़ी
पैसा भी खर्च होता है और उनकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होती हैं। तो उसकी वजह से वो सोच रहे थे कि कैसे पल्ला झाड़े इस कहानी से, ये तो कब तक आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे ये कभी यूक्रेन रशिया का वॉर ही कभी न्यूक्लियर वॉर ना बन जाए और इससे ट्रिगर ना हो जाए, आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर एस्केलेट कर गया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वहाँ पे ग्लोबल वॉर वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कोशिश करा कि इस गेयर को बदल दे। तो ये एक वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो सकती है, द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मे बी द वट एवर पीपल आर कैलकुलेटिंग अबाउट। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग उसको एनालाइज करते हैं। तो हो सकता है ये भी एक थ्योरी हो, लेकिन हम उसको लार्जली हम ये नहीं कह सकते कि हमास किसी पे 5000 रॉकेट से अटैक करेगा और वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होगी, ये हम नहीं मान सकते। लेकिन कोरोना के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था कि ऐसा है वैसा है, ये प्लान था, ये प्लान था, चाइना को मार अटैक करना चाहता था कोरोना वायरस के थ्रू अमेरिका और उसके अलायंस, लेकिन वो बूमरैंग कर गया और वापस पूरे नाटो कंट्रीज़ में फैल गया था। सबसे ज़्यादा लोग वहीं मरे थे, आपको याद होगा, फ्रांस वगैरह, जर्मनी वगैरह में, और काफ़ी सारे इटाली में मरे थे, अमेरिका में बहुत मरे थे, तो यूके में बहुत मरे थे। तो बहुत सारी हालत है कि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम किसी दूसरे देश के अंदर एक भी कोई भी वॉरहेड या किसी भी तरह की कोई स्ट्रेटजी के साथ हम डिसीज बायोलॉजिकल वेपन्स और थ्रू अदर मिलिट्री डिफेंस वेपन्स या फिर एक वॉर के थ्रू हम स्ट्रेटेटाइज कर सकते हैं कोई चीज़ को, हम ये प्लान कर सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, हम करना चाहते हैं, लेकिन 100% उसके कॉन्सिक्वेंसेस किसी के भी हाथ में नहीं होते हैं और बात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और यही कोरोना में हुआ था और यही शायद, अगर वो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की ऐसा कर रहे हैं, वहाँ से गियर चेंज करना चाहते हैं यूक्रेन रशिया से और इसलिए शायद ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इतनी लार्ज स्केल के अंदर लोगों को मारा जा सकता है कि हमास ने मारे 5000 रॉकेट्स और इतने लोग मर गए, अभी मैंने बताया कि 1000 के करीब, अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गई हुई कैजुअलिटीज़ भी। तो वो इतने लोग मर गए, हज़ारों की संख्या के अंदर घायल हो गए और फिर कैप्टिव भी रखे गए, बंदी बना लिए गए हमास द्वारा। और उसके बाद में इजराइल ने भी अटैक किया, उनके भी 500-600 लोग मर गए। तो ये तमाम चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पार्ट हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो वेले बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन मैं ये भी खारिज भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट कम्प्लीटली नेगेटिंग और ब्रशिंग देम असाइड। ऑल द थ्योरीज अपनी जगह हैं, उनकी अपने दिमाग है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लेट्स हमारे इंडिया को कैसे वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये वॉर जो हो रहा है, डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी, इज़राइल के द्वारा काफ़ी सारे ग्रुप बन चुके हैं, कुछ फ़िलिस्तीन के साथ है, कुछ कंट्रीज़ इज़राइल के साथ हैं, एंड दिस डेफिनेटली माइट ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3 बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ and most of the NATO countries, they have nuclear warheads, they have nuclear weapons. So this is the most dangerous things. This is the most dangerous thing what I visualize actually। हो सकता है कि कुछ अलग हो और होना भी चाहिए कि मैं शांति की बात चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं। किसी देश की ग्रोइंग जो उनके एम्बिशंस है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के, लाइक इंडिया, कि इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है चाइना के बाद में पूरी दुनिया के अंदर, ओपन मार्केट की बात करते हैं तो चाइना से भी पहले प्रेफरेंस इंडिया को दी जाती हैं। दे ऑल द इन्वेस्टिंग पावर हाउस लाइक नाटो कंट्रीज एंड अदर सपोर्टिंग कंट्रीज, दे ऑलवेज प्रेफर इंडिया टू चाइना। वो चाइना को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पे हालात और या फिर उनके रिलेशन भी ख़राब हैं और तमाम बातें हैं बिजनेस की भी, क्योंकि किस तरह से चाइना कंट्रोल करना चाहता है चीज़ों को और वो नहीं कंट्रोल होना चाहते। एवरीबॉडी वांट्स टू से देयर ओन से, अपनी बात कहने की बात है कि हम अपनी बात कहेंगे, कम से कम कोई भी दब के तो रहना नहीं चाहता कोई भी। तो यही चीज़ है कि वो अपना गियर शिफ्ट करना चाहते हैं, चाइना से बिजनेस नहीं करना चाहते। इंडिया की मार्केट इज़ ग्लोबल। जो एक इवेंट है जो यूक्रेन रशिया से भी इफेक्ट हुआ था, आपको पता काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन स्टिल हमारी शेयर मार्केट लगातार ग्रो कर रही थी। अगर कुछ दिन तक डाउन रहती थी ड्यू टू सम अदर रीजन्स आल्सो, काफ़ी सारे रीजन्स थे उसमें, उनके साथ भी और अपने साथ भी, अपने भी इनके प्लान्स हैं कि, और उसके बावजूद भी इंडिया की शेयर मार्केट ऊपर चढ़ रही थी और काफ़ी इंडिया की बिज़नेस, जो इंडिया की इकॉनमी है, डाउन नहीं रह पाई, काफ़ी बहुत प्रोग्रेस करी। और काफ़ी सारे G20 के अंदर जो मेंबर्स आए थे, लीडर्स आए थे, वो भी दे वर ऑल वंडरिंग हाउ इंडिया इज स्टिल प्रोग्रेसिंग एंड मूविंग अपवर्ड्स, नथिंग इज़ अफेक्टिंग देम, सो दे वर वंडरिंग अबाउट इट। सो अगर उस एंगल से देखते हैं तो आज के जब यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में भी उन्होंने देखा कि इंडियन इकॉनमी पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है और ये तमाम रुकावट के बाद भी आगे बढ़ रही है और तरक्की कर रहे हैं इंडिया के लोग,
और हालात इंडिया की बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से भी बेटर है इस समय मौजूदा स्थिति के अंदर। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स वापस आए हैं। अभी देखना G20 के अंदर सलमान, जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने भी $100 बिलियन के MOU पे साइन किया, उन्होंने हामी भरी या उनके ऊपर ये उन्होंने सहमति जताई। तो ये तमाम और बाकी जो 85 से ज़्यादा कंट्रीज़, जो 85 से ज़्यादा कंट्रीज़ जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था G20 के अंदर, तो वो भी लोग काफ़ी सारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आने की संभावना है। तो इंडिया की ये मैं मानता हूँ कि जो उनका जो लोन है ग्लोबल एजेंसी से, या फिर ये आप कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी फंड से, वो 5 बिलियन डॉलर से बढ़कर वो $12 बिलियन तक पहुँच चुका है। हमारे पर जो ऋण है, हमारे पर लोन है, लेकिन हम स्टिल वी एक्सपेक्ट कि अब इस वॉर से क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। अभी तो फ़िलहाल सामाजिक तौर पे हम देखे जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, हंड्रेड्स ऑफ देम, वो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वो उन्होंने एक बात बोली है कि हमारे देश के नेता फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करें, इज़राइल को सपोर्ट ना करें। इज़राइल एक जालिम कंट्री है, उन्होंने जुल्म करे हैं, और जो विक्टिम कंट्री जिसको कह सकते हो वो फ़िलिस्तीन है। 70 साल से उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनका कोई रोकथाम नहीं हो रहा है। कोई किसी भी तरह का उपाय करे जाने चाहिए कि जिससे शांति बहाल हो और इस फ़िलिस्तीन पर अटैक ना हो। लेकिन उनको ये भी तो समझना चाहिए कि पहले हमास ने इतने 5,000 रॉकेट से हमला किया, तो वो अटैक तो करेगा ही वापस, उसका काउंटर अटैक तो होगा, रिटेलिएट तो होता ही है ना। फिर वो कहें कि हमला करने के बाद बोलें कि और इनको बोलो कि वो फ़िलिस्तीन पर अटैक ना करें, अब ना करें, क्योंकि उनको लग रहा है। तो फिर पहले उनको प्रोटेस्ट पहले ही करना चाहिए था कि हमास को भी नहीं करना चाहिए था पहले इज़राइल पे अटैक। पहले अब अटैक करके बोलो कि हमें छोड़ दो या शांति शांति शांति, फिर वो होती नहीं ना। शांति दोनों तरफ से होती है, एक साइड से नहीं होती है। तो उसके बाद में जो रिएक्शन एक यह है कि फर्स्ट टाइम इन द डिप्लोमेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमें हमेशा इंदिरा जी के समय से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट जो चलाया था नाम, उसी की पॉलिसी के ऊपर इंडिया की पॉलिसी रही थी। हम जो कोल्ड वॉर के समय से भी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो कोल्ड वॉर हुआ रशिया और जो US एलाइज़ के बीच में, और USSR एलाइज़ जितने भी थे उनके बीच में जो एक कोल्ड वॉर था, उसके बाद में इंडिया जैसे कंट्रीज, और इंडिया ने लीड किया था, इंदिरा जी ने लीड किया था, और एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था डेवलपिंग कंट्रीज़ का, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन एंड एशियन डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ऐसा ग्रुप बनाया था नाम से नॉन अलाइंड मूवमेंट, तो कि वो हम किसी की भी साइड नहीं लेंगे। हम कोल्ड वार के समय भी किसी की साइड नहीं लेंगे। हम डेवलपिंग कंट्रीज़, हमें ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम किसी की साइड नहीं लेंगे। हम अपने देश को और अपनी जनता के बारे में सोच के इसको डेवलप बनाएंगे, वही एक स्टांस था। तो लेकिन अभी रिसेंट डेज़ के अंदर जो एक प्रोग्राम हुआ था नाम का, जो उसमें कोलंबिया में, लैटिन अमेरिका में हुआ था, कोलंबिया में हुआ था शायद मेरे ख्याल से, तो उसमें वेनेजुएला या कोलंबिया में हुआ था। तो उसमें ये उन्होंने इनवाइट किया था इंडिया ने, कि उन्होंने बोला था कि इंडिया तो पहली कंट्री थी जिसने स्टार्ट किया, फाउंडिंग मेंबर था इंडिया इंदिरा जी के समय, और आज वो खुद गए नहीं, हमारे देश से लोग उसके अंदर उनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर गए नहीं। वॉज वेरी शॉकिंग, क्योंकि इंडिया को इसी नॉन अलाइंड जो पॉलिसी है उसी से फ़ायदा मिला। जब अभी रिसेंटली American, US and allies, they were trying to put pressure on India to take side of NATO and against China, Russia and other countries. So लेकिन फिर भी तमाम यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से भी, जो रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए, उसके बावजूद भी इंडिया ने उससे क्रूड ऑयल खरीदा रशिया से, और लगातार खरीदा। और उन्होंने बोला कि हमारे द नेशनल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्रीज आर द एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। हम उन पे ज़्यादा ध्यान दें कि हमारे देश का कैसे भला होगा। हम किसी भी देश की ओपन साइड नहीं ले सकते। लेकिन अभी जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें फ़िलिस्तीन इसराइल के वॉर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी ओपनली, क्लियरली, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, he took clear stance that they will support Israel, and ये इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है। और वो स्पेशली स्टार्ट जनरली जो होता है जनरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, और उसके साथ ही JNU के छात्रों ने भी, अभी खबर आ रही है लगातार, वहाँ से भी JNU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया के दिल्ली के छात्रों ने भी प्रोटेस्ट किया है कि ये गलत स्टांस है। फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में किया है उन्होंने प्रोटेस्ट, और इज़राइल के, डेफिनेटली इज़राइल के अगेंस्ट किया। तो ये
हमारे इकोनॉमी को भी बुरी तरह से अफेक्ट करेगी। और इकोनॉमी ऑलरेडी शेयर मार्केट डाउन हुई है, आज काफ़ी 500-600 पॉइंट डाउन हुई है करीब, और उससे हालात काफ़ी बिगड़ी है। तो और काफ़ी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का। लेकिन आगे क्या हो सकता है ये भी बहुत ज़रूरी है। हम भी यही चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए था, एक नॉन अलाइंड जो स्टांस था हमारा, किसी की भी तरफ हम नहीं वन साइडेड नहीं लेंगे, किसी की भी हम न्यूट्रल रहेंगे। पहले भी यही स्टांस लिया जाता था, जबकि मिस्टर अराफत जो फ़िलिस्तीनी नेता थे इंदिरा जी के और हमारे देश के बहुत क्लोज थे, बट एट द सेम टाइम इज़राइल आल्सो सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग मैनी टाइम्स। एक्चुअली जब भी वॉर होते थे, कहीं होते थे, इज़राइल सपोर्ट करता था इंडिया को भी, तो उनसे भी पुराने लिंक से दोस्ती के। तो ऐसे में बेटर है कि किसी का भी स्टांस वॉर में तो ना लिया जाए, हाँ बात करी जाए कि हम दोनों को, हम चाहते हैं कि इज़राइल फ़िलिस्तीन दोनों बैठ के बात करें, वॉर ना करें, इसको ट्रिगर ना करें ग्लोबल वॉर के अंदर या वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर। और ये ऐसी हालत ना हो जिससे कि देश और पूरी दुनिया का भला होगा, उससे शांति बनाए रखें, डायलॉग से बात करें, और तमाम जो ग्रुप्स जो साइड ले रहे हैं वो भी शांति बनाने की कोशिश करें, इतने ज़्यादा एक्साइट ना हो, हिस्टेरिया में ना आए। अब हाँ, नुकसान तो हुआ, हमास के डिसीजन से डेफिनेटली नुकसान हुआ है। उनको वेपन्स कौन सप्लाई करते हैं, जनरली यही कहा जाता है कि इनको ईरान सप्लाई करता है और बाकी अरबिक कंट्री सप्लाई करती हैं हिजबुल्लाह को और इनको हमास को। तो ये ऑलरेडी टेंस सिचुएशन है पूरे ग्लोबली, लेकिन अब इसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि शांति से बातों की आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुक के बात करें, आपस में बात करने की कोशिश करें। यूएस एलाइज एंड जो भी अरबिक इस्लामिक ग्रुप्स हैं उनको शांति से बात करनी चाहिए। वी डोंट वांट वर्ल्ड वॉर 3, वी डोंट वांट एनी ग्लोबल वॉर अफेक्टिंग ऑल ह्यूमन काइंड्स एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। इस हद तक हो जाए कि पहले कोरोना से नहीं उभर पाए हम और फिर भी और भी डाउन हो जाए। डेफिनेटली वी डोंट वांट दिस। सो विद दिस आई पॉज एंड आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। मैं डेफिनेटली ये तो नहीं चाहता। उसके साथ ही एक बात और बोलना चाहता हूँ कि नॉट ओनली बिफोर वाइंडिंग अप, एक्चुअली नॉट ओनली Aligarh Muslim University, Jamia Millia Islamia and JNU student protested also। बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने भी कई जगहों पे इंडिया के अंदर हमास के अगेंस्ट इज़राइल के फेवर में प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने भी ओपनली इंडिया का जो स्टैंड है मोदी जी के द्वारा, उसी को सपोर्ट करते हुए उन्होंने पुतला जलाया हमास का। अब मैं ये टेंशन की बात है कि तमाम ग्रुप्स, जैसे कि ग्लोबली ग्रुप्स हो रहा है, आई डोंट वांट डेफिनेटली कि पूरे देश के अंदर पूरा देश हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए। बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम और ये जात पात और इन तमाम चीज़ों के हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमारे देश में शांति नहीं रहेगी तो डेवलपमेंट की तो बात ही भूल जाइए। मोदी जी कहाँ से डेवलपमेंट होगा जब लड़ाई झगड़ा क्लेश होता रहेगा। अगर गृह युद्ध की बात है, जो कि मैं कई वीडियो में पहले बोल चुका हूँ कि ये पहले साइन कराए जा चुके हैं पेपर्स, कि अगर आपका सामान पड़ा है, पैसा पड़ा है, तो डेफिनेटली लॉकर्स के लिए तो 4.1 क्लॉज था जो साइन कराया गया एग्रीमेंट के अंदर। मेरे द्वारा भी बहुत सारे लोगों के द्वारा जिनके लॉकर्स हैं बैंक के अंदर, ये साइन कराया गया कि उनकी ड्यूरिंग गृह युद्ध, सिविल डिस्टर्बेंस और वॉर विद एनी कंट्री, किसी भी देश के साथ में वॉर भारत का, या फिर टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमला, या फिर दंगे, या इसी तरह के और भी कोई मैटर हों, इस तरह के क्लॉज पे ऑलरेडी साइन कराया जा चुका है। तो हालात ये कुछ फ्यूचर का सोच के साइन कराया था या क्या कराया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये ऐसा जो लिखा होता है उसमें वो ऐसा वैसा ही होता नज़र आ रहा है। ग्लोबल भी प्रॉब्लम, गृह युद्ध भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपस में अगर लड़ेंगे हमारे लोग आपस में ही लड़ेंगे, हमारे देश के लोग, तो बात बहुत ख़राब हो जाएगी, सभी के लिए ख़राब हो गया, हमारे देश के लोगों के लिए। अगर हज़ारों किलोमीटर दूर कोई घटना होती है, इज़राइल फ़िलिस्तीन के बीच में वॉर होता है या यूक्रेन, वो देखो इनडायरेक्टली इवेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल जो अफेक्ट करती हैं इकोनॉमी को, लेकिन सामाजिक तौर पे हमें अपना दिमाग का बैलेंस बनाए रखना चाहिए और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में क्लैश नहीं करना चाहिए। जेएनयू के स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ कूल डाउन। आप इस तरह का कोई भी स्टांस मत लीजिए जिससे कि, और इस तरह के नारे भी ना लगाए जाएँ, कहीं भी कोई धार्मिक नारे ना लगाए जाएँ, खासकर यार स्टूडेंट्स तो मत लगाओ, आप तो पढ़े लिखे लोग हो। अगर कोई दूसरा ग्रुप बोल रहा है या कुछ कर रहा है तो आप जानते हो तमाम ग्रुप को वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग भी उन्हीं की तरह बिहेव करोगे तो फिर कहाँ स्टोरी, आप और उनमें कोई फ़र्क तो रहेगा नहीं ना। हिस्टेरिया है क्या ये? अगर
अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं या कोई दूसरे नारे लगाते हैं और सपोर्ट करते हैं फ़िलिस्तीन को या इज़राइल को, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप दूसरे हज़ारों किलोमीटर दूर के इवेंट से अपने देश को डिस्टर्ब करोगे तो फिर तो बात ख़राब हो जाएगी ना, सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे लोग। हमारे देश में शांति बनाए रखिए आप, इस देश को आगे बढ़ाना हमने सब ने मिल के आगे बढ़ाना है। ये हिंदू मुस्लिम जात पात और ये सब चीज़ों से दूर निकल के तरक्की करनी है, सबका भला होना चाहिए, हमारे देश के तमाम नागरिकों का जितने भी रहते हैं सबका फ़ायदा होना चाहिए। एंड दिस इज़ माई मैसेज एंड आई डोंट वांट एनी स्टूडेंट बॉडीज़ टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ एनी कंट्री। फ़िलिस्तीन है, जो भी है, प्लीज़ आप इसको अवॉइड करें जितना हो सकता है। आप इसको धार्मिक एंगल से ना करें कोई भी बात। आप किसी जगह पे किसी कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, डिबेट करते हैं कहीं पे जाके बैठ के, तो वो चल सकता है कि एक वैचारिक बात है, अपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हम तमाम इंडोर्स में, कहीं स्टेडियम में, कहीं पे भी आप स्टेडियम की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं कॉन्फ्रेंस रूम में हम इन मुद्दों पे बात करी जा सकती है। इंटेलेक्चुअल डिबेट हो सकता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन ये प्रोटेस्ट करना रोड के ऊपर आके और फिर अल्लाह अकबर के अगर नारे लगे हैं तो वो बहुत सही नहीं लगता मुझे कि आप धार्मिक उसको एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो धार्मिक एंगल अभी बजरंग दल आया, फिर हिंदू महासभा आ जाएगी, फिर हिंदू वाहिनी आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर? इलेक्शन से पहले ही हिंदू मुस्लिम करेंगे आप? जब पढ़े लिखे लोग भी कूदेंगे ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतों के अंदर तो फिर कौन बचाएगा इस देश को? कोई नहीं ना। जब आग लगेगी तो सब तक बराबर पहुंचेगी। आप ये मत सोचिए कि एक बोलेगा ये और एक बोलेगा वो और फिर एक बच जाएगा और एक भाग जाएगा, नहीं ना। जब यहाँ पे माहौल बिगड़ेगा तो सब लोग नुकसान, खासकर इनोसेंट लोग, बेचारे भोले वाले लोग, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी धर्म के हो, ग्रुप के हों, बेचारे डेली के उनके खाना कमाना, अपने बच्चे पालना होता है, उनको कोई लेना देना नहीं होता राजनीति से। कुछ लोग बोलते हैं हमारे जैसे और कुछ लोग, और वो अपनी बात बोलते रहते हैं और कुछ लोग रोड पे बोलते रहते हैं, लेकिन सारे लोग तो नहीं बोलते ना। 150 करोड़ लोग थोड़ी बोल रहे हैं, बेचारे अपने कमाते खाते रहते हैं, अपने बच्चों को पालते रहते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी होती है उनकी, उनको किसी को लेना देना नहीं होता इन चीज़ों। लेकिन अफेक्ट वही होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान दंगे होते हैं तो वही लोग मरते हैं। जो नेता लोग छतों पे चढ़े होते हैं या कमरों में बैठ के बोल रहे होते हैं या कहीं पे छुप के बोल रहे होते हैं, जनता को भड़का रहे होते हैं, या काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर्स जो बातें ये फेसबुक पे यूट्यूब पे भड़काते हैं जनता को, वो लोग का कुछ होता नहीं, उन लोगों का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लोग जब जहाँ पे उनकी बातों से भड़क के जो दंगे भड़कते हैं ना, वो लोग बेचारे इनोसेंट लोग मर जाते हैं, इनोसेंट लोगों के कारोबार बंद हो जाते हैं, बच्चे भूखे मर जाते हैं उनके। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि दिस hysteria about any country or any religion is not going to help India in totality is not going to help India at all. So I request you all people to keep your peace of mind intact and think logically and prudently. And also I request the government of India not to take any side, try to be balanced, try to concentrate on our own country. अपने देश और अपने देश के विकास पे ध्यान दो। आप किसी की साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि वो हमारी हेल्प करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो किसी की हेल्प नहीं करेंगे। आप बी श्योर, यूएस एलाइज किसी की हेल्प नहीं करते, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़, और लड़ाई कर देंगे। चाइना और आपका युद्ध हो गया इंडिया का, दोनों के दोनों डाउन हो जाएंगे, जो कि उनके लिए खतरा है कि ये दोनों देश एशिया के तरक्की कर रहे हैं। आपस में लड़ाओ, इनको फूट डालो, शासन करो। आज की नहीं है इनकी पॉलिसी। ये ब्रिटिश इंडिया के समय से ब्रिटिश लोग हैं ना, वैसे ही सोचते हैं। यही लोग हैं अमेरिका वगैरह में भी, तमाम बड़ी बड़ी जगहों पे, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ अफ्रीका, यही लोग हैं। तो आप समझिए इनकी पॉलिसी ये होती है, फूट डालो, इनकी पावर ख़त्म कर दो, और अपने फिर जो भी सुप्रीमेसी है इनकी वो चलती रहेगी पूरी दुनिया के अंदर। राज यही करेंगे, ट्रेड करेंगे, लूटेंगे लोगों को, जलाएंगे देशों को। अब देख लीजिए अफ़गानिस्तान, अभी भी वैसी हालत है। इंडिया ने बहुत हेल्प करी, लेकिन अमेरिका ने कितनी हेल्प करी उसकी? अभी तक भी बर्बाद करके छोड़ के चला गया। इराक का क्या हुआ देख लो, बर्बाद करके छोड़ के चला गया। आज भी इराक की पूरी सभ्यता ख़त्म कर दी, तमाम चीज़ें लूट ली वहाँ से। उनकी जो कल्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी सारी जो उनकी मूर्तियाँ क्या क्या निकली थी वहाँ पर, जो मेसोपोटामिया की कितनी पुरानी जो सभ्यताएँ थी, सब कुछ लूट के ले गए थे। वो तो कुछ वापस आई हैं, वो यूएन के एफर्ट से आई है, किसी ग्लोबल बॉडी के एफर्ट से आई है, किसी तरह से कुछ चीज़ें वापस आई हैं म्यूजियम में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी गायब हैं। इनवैल्यूएबल हैं वो, कोई उनकी वैल्यू, कोई रेट नहीं है उनके, इतनी कीमती हैं वो चीज़ें, लेकिन उजाड़ के चले गए, अपने धंधा कर लिया ऑयल की, जहाँ इस ऑयल डिप्लोमेसी, यू अंडरस्टैंड द थ्योरी। ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, अटैक करते हैं, मरवाते हैं लोगों को और राज करते हैं। तो ये आप मत बनिए शिकार। आप अपने देश को बचाइए, अपने देश की जनता की सोचिए। कहीं आपको हथियार बनेगा, आपके कंधे पे रख के चाइना को मारेगा, वो आप पे मारेगा, आप दोनों मरेंगे।
वो बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर है अमेरिका, वो नाटो कंट्रीज़, वो उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे, आपको मरा देंगे एक दूसरे को चाइना इंडिया का क्लेश करा के, और दोनों कंट्री ख़त्म, उनकी इकोनॉमी भी ख़त्म। ठीक है, तो ये मत करो, अपने दिमाग के दरवाजे खोलो, शांति बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।